नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। 2025 से सिर्फ साल नहीं बल्कि बिहार के सियासी रण का वो आगाज है जहां हर पल नया दांव खेला जा रहा है। सियासत की ये जमीन एक बार फिर गर्म हो चुकी। इस बार का मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि भविष्य की बिसात भी है। एक तरफ युवा चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को कंधों पर उठाए हुए हैं, लेकिन अपनी एक नई पहचान को लेकर जिस तरह आक्रामक हुए हैं अभी रैली में, उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो सिर्फ एक सीट से नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए लड़ेंगे। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। यानी चिराग इस बार बिहार में राजनीति की किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे या सीधे सत्ता के सिंहासन पर ही नजर आएंगे, ये अभी दूर की कौड़ी हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात कर लें, बिहार की राजनीति में धुरंधर पिछले 40 वर्षों में लालू प्रसाद यादव को भूलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी सक्रियता और उनके वारिस तेजस्वी यादव, क्योंकि तेजस्वी यादव को इंडिया गठबंधन कह लें, महागठबंधन कह लें, उनको मुख्यमंत्री के रूप में अपना नेता मान चुका है या चेहरा बना करके वो लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनडीए के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए है कि 2005 से लगातार 2025 तक मुख्यमंत्री के रूप में दल कोई हो, गठबंधन किसी से हो, नीतीश, और इस बार चुनावी जंग में एक और नाम जिसकी वापसी लगातार आपने देखा होगा, जिस तरीके से अगर चिराग पासवान कर रहे हैं उसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा वो भी नए समीकरण को तलाश रहे हैं और लौकुश की भूमिका में, एक तरीके से कहिए एनडीए के दो लोग हैं जो लौकुश की भूमिका में नई तिकड़ी बिहार में तैयार है। अब इस नई तिकड़ी में देखना कौन किसको पटकनी देगा, कौन किसके साथ होगा और कौन भविष्य का चेहरा बनेगा या कौन भविष्य का नेता बनेगा। लेकिन ये सिर्फ चेहरों की लड़ाई नहीं, बात मुद्दों की है, मुद्दों का महासंग्राम है जिसके सामने चुनौतियां है। कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, विकास, भ्रष्टाचार। जनता के मन में सवाल भी है कि कौन सी पार्टी उनकी इन सवालों का जवाब देती है। कारण यह है कि सुशासन बाबू के नाम से पिछले 20 वर्षों से लगातार बिहार पर, बिहार की दिशा बदलने में, बिहार के गड्ढे को बराबर करने में, कानून व्यवस्था को लागू करने में, जंगल राज से उभरने में जिस तरीके से नीतीश ने काम किया है, क्या वो इस बार एनडीए का चेहरा बन पाएंगे या महाराष्ट्र जैसा हाल बिहार में भी एनडीए दोहराने जा रहा है या बीजेपी दोहराने जा रही है। चिराग पासवान पिछले 15 दिनों में जिस तरीके से, पहले उन्होंने एक बात कही कि हमारी पार्टी चाहती है कि हम चुनाव लड़े, लेकिन मित्रों अगर आप देखें तो रामविलास पासवान जी के नहीं रहने के बाद वो भी दौर आया था जब एक समय ऐसा लगा था कि चिराग पासवान के हाथ में पार्टी नहीं होगी, पशुपति पारस जी नेता होंगे और वो चुनाव जीतने के बाद मंत्री भी बने थे। लेकिन चूंकि राजनीति में जो आज है वो कल नहीं और जो कल है वो परसों नहीं, स्थितियों में बदलाव आया। चिराग पासवान 2024 को चुनाव में, उससे पहले 20 के चुनाव और लगातार चुनाव नहीं जीतने के बाद भी वो रामविलास पासवान की जमीन को बनाए बचाए में कामयाब रहे। लेकिन सदन से लेकर सड़क तक रामविलास पासवान एक बात कहा करते थे, बिहार और बिहारी, और उनका भी सपना यह था कि कई बार वो केंद्रीय मंत्री रहे, कई बड़े दलों के साथ रहे, एनडीए के साथ भी रहे, बाकी अन्य दलों के साथ भी मंत्री रहे, लेकिन उनका जो सपना होता था वो था मुख्यमंत्री बनना बिहार का, जो नहीं पूरा हो सका। एनडीए में बढ़ती हैसियत, लोकसभा चुनाव में 5 सीटों के बाद एनडीए में अपनी हिस्सेदारी, संभावित 45 सीटों की विधानसभा में मांग और मुख्यमंत्री पद की उम्मीद, आकांक्षा। क्योंकि नेता जो होता है वो कभी अपने जरिए अपनी बातें नहीं करता, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं और अपने चाहने वालों के जरिए या युवाओं को लेकर के, जातिगत आंकड़ों को लेकर, चूंकि आपने देखा होगा संविधान और पीडीए ये दो ऐसे शब्द हैं जो विगत 1 साल में या 2 साल में आपको कई बार सुनने को मिले हों।
अब पीडीए की बात कर ले तो पीडीए क्या यूपी, क्या एमपी, क्या छत्तीसगढ़ और क्या बिहार, क्या बंगाल, क्या हर जगह इस पर राजनीति की बात करें तो जातिगत जनगणना को भी आप नहीं भूल सकते। कारण यह है कि मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को आपको इसी चैनल के माध्यम से कि मंडल और कमंडल का सबसे ज्यादा अगर असर रहा तो दो राज्यों में रहा, बिहार और उत्तर प्रदेश में। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, ये सब वो सारे नेता हैं जो एक समय था कि कांग्रेस के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ खड़े होकर के लोहिया आंदोलन से पैदा हुए नेता। आप देखिए अगर इन लोगों को तो इन्होंने प्रदेश से लेकर के देश के शीर्ष राजनीति के लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं। आप यूपीए में अगर 2004 की सरकार को देखें तो लालू यादव का कितना बड़ा रोल था सरकार को बनाने और बचाने में, और बहुत मुखर विरोधी रहे सदन में भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो। हमने वो दौर भी देखा जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को विश्वास मत हासिल करना था 13 महीना में, तो सबसे ज्यादा सदन में अगर किसी की चर्चा हुई है बोलने पे या कटाक्ष पे तो लालू यादव की रही। ये बातें मित्रों इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि चुनाव है और चुनाव में जब आप जाते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं, अगला पिछला सारा इतिहास सबका खुलता है। नीतीश जी हमेशा मध्यम मार्गी रहे, ये हमेशा बीच का रास्ता निकाल के चलते रहे। उन्होंने कभी किसी से भली बुराई नहीं ली। हाँ, ये गलत बात हो गई कि जब जिसके साथ रहे उसके साथ की बात की और जब जिसके साथ नहीं रहे खूब खुलकर उसका विरोध किया। जाट फर्नांडीज की पार्टी के साथ चुनाव लड़ते रहे, उनके साथ चुनाव लड़े और बाद में मौका आया तो जाट फर्नांडीज को किनारे करके स्वयं की पार्टी बनाई और लगातार 20 साल से वो बिहार के राजनीति के शीर्ष पर है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। सीटें कम हो ज्यादा हो बात का विषय है, सरकार उन्हीं की बनेगी, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो हमेशा एक प्रयोगशाला है और उसको प्रयोग करना आता है। प्रयोग की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कभी नंबर 2 की पार्टी हुआ करती थी बिहार में, नंबर 1 पर वहां होती थी शिवसेना के सहारे चलकर आप देखिए कि लगातार सत्ता में भी हैं। शिवसेना का क्या असर किया, आज असली शिवसेना नकली शिवसेना को लेकर के सिंधे और किस तरीके से ठाकरे लड़ रहे हैं आपस में, और असली शिवसेना कहां चली गई, वो मुख्यमंत्री हुए। लेकिन बाद में फिर देखिए चुनाव हुआ और अभी चुनाव के परिणाम के बाद आप देखिए सरकार किसकी है, मुख्यमंत्री कौन है और डिप्टी सीएम कौन है। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, चाहे रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी हो या बाकी अन्य जो सहयोगी दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी होने का जो दावा करती है, जिसकी आप देखिए 240 सीट पर भी लोग कहा करते थे कि मोदी और अमित शाह को गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव नहीं है, लेकिन वो गठबंधन की सरकार चला भी रहा है, अपनी शर्तों पर चला रहा है। अब जातिगत वोटों की बात कर ले तो जिस तरह कुशवाहा लगातार बयान दे रहे हैं कि पिछड़े वर्ग में हमारी पकड़ बाकी अन्य लोगों से ज्यादा है, इसलिए एनडीए के लिए अहम हो सकते हैं। अगर एनडीए के लिए वो अहम है तो नीतीश कुमार जी का समीकरण कैसे होगा, जबकि नीतीश कुमार जी एक समय था कि लालू से अलग होने के बाद, कांग्रेस से अलग होने के बाद जो वहां का चिर परिचित पिछड़ा और मुस्लिम वोट था, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी ने सेंध मारी की और लगातार उसके नेता बने रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समर्थन की सरकार के बाद भी नीतीश कुमार को मुसलमानों को वोट वहां मिलता रहा बिहार में, जबकि मुसलमानों के सबसे बड़े पैरवीर कांग्रेस के पतन के बाद अगर कोई रहा तो वो लालू यादव रहे। लालू यादव को ये यमुआई गठबंधन, मुस्लिम और यादव गठबंधन का ही नेता माना जाता था। यही उनकी जमीन थी और इसी जमीन पर वो प्रदेश में भी सत्ता में काबिज रहे और बाद में देश में बड़े पदों पर रहे। और ये नहीं कह सकते हम आप कि बिहार की राजनीति जातिगत आंकड़ों से ऊपर उठ करके 2025 का चुनाव होने जा रहा, ऐसा नहीं। शायद इसीलिए दोनों दल, जो केंद्र के दोनों दल हैं, कांग्रेस की बात कर ले, कांग्रेस ने इसीलिए, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि उसके स्वयं की सीटें इतनी नहीं आने वाली कि वो सरकार बनाने में उसका कोई बहुत अहम रोल हो, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वो सरकार की अगली पार्टी होगी। तो उनको पता है अगली पार्टी किसकी होगी, तेजस्वी। हमारे नेता कौन हो, तेजस्वी। उन्होंने अपनी पिक्चर क्लियर कर रखी। लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद, 2 डिप्टी सीएम होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन अभी बहुत पसोपेश की स्थिति में है। चूंकि जातिगत समीकरण की बात करें तो दलित, पासवान, यादव, मुस्लिम, कुशवाहा, कुर्मी, हर जाति का जो वोट बैंक है उनका अपना चुनावी महत्व हमेशा रहा है। और इसी चुनावी महत्व की वजह से जाति के छोटे छोटे नेता
भी बड़े बड़े पदों पे जाते रहे, क्योंकि उससे समीकरण साधना बड़ा आसान होता है। बीच में आपने देखा होगा झारखंड में एक समय आया जब मुख्यमंत्री को कानूनी कार्रवाई, कानूनी डर की वजह से पद छोड़ना पड़ा, तो वहां पवई को मुख्यमंत्री बनाया। और यही हाल जीतन राम मांझी बाकी लोगों का बिहार में। वो तो अलग बात होगी कि मांझी जब एक बार मुख्यमंत्री बन गए तो उनको त्याग पत्र दे करके और दोबारा सत्ता देने में नीतीश को पापड़ झेलने पड़े। बाद में बड़ी बुराइयां भी हुई और लगातार बड़ी मुखालफत मांझी लगातार करते रहे, जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार हमेशा दोनों पहिए बैलेंस बना के चलते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय से राजभवन उस मुख्यमंत्री कार्यालय आना जाना, पत्र देना, कभी भाजपा के साथ तो कभी तेजस्वी के साथ। क्या ये इतिहास फिर से दोहराया जाएगा क्या? क्योंकि चाचा के बदलने की बात, चाचा के पलटने की चर्चा बिहार में हमेशा होती रहती है और किंवदंतियों में नहीं हो चुकी, बल्कि इसको लोगों ने प्रैक्टिकल रूप में देखा है। ये बातें मित्रों मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीतीश जी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब कोई बढ़ेगा तो कोई घटेगा, प्रकृति का नियम है। अब सीटों के बंटवारे की बात कर ले। पहले ये होता था कि जो सीटें बढ़ती थी नीतीश जी में और भारतीय जनता पार्टी में, तो वो अपने से जुड़े छोटी पार्टियों को, नेताओं को 5, 10, 15 सीटें दे देते थे। तो क्या कुशवाहा को, क्या चिराग पासवान को सीट देने में या सीट के बंटवारे में नीतीश कुमार या भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें कम करने के लिए तैयार है क्या? और अगर सीटें तैयार नहीं करेंगे तो 243 सीट। इसीलिए मैं इस बात को फिर आपसे कहना चाह रहा हूं कि चिराग पासवान का यह बयान कि एक सीट पर नहीं लड़ेंगे बल्कि पूरे बिहार में लड़ेंगे, अब बिहार में लड़ेंगे या एनडीए को मजबूत करेंगे, ये तो वही एक बात हो गई कि साहब कैसे? अगर पूरे बिहार में आप लड़ेंगे तो एनडीए के जो मेन प्रमुख दल है या प्रमुख सहयोगी दल है, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, फिर वो क्या करेंगे? मित्रों, कहने का मतलब मेरी यह है कि अभी बिहार का जो रन है, बिहार की जो विधानसभा है, उसका चुनाव बहुत मजेदार होने वाला है। और इस मजेदार होने में सबको अपनी हिस्सेदारी, अपनी दावेदारी तय करनी, ताकि ज्यादा से ज्यादा वो बार्गेनिंग करके सीटें ले सके, सीटें जीत सके बाद में सरकार। और एक बड़ी बात यह है कि आपने देखा होगा युवा के नाम पे, जातिगत के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि कभी अगर कोई ऐसा मौका आया तो तेजस्वी के साथ समर्थन लेने में, देने में। कारण ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र में मंत्री होने के बाद अगर बिहार के चुनाव को, बिहारी अस्मिता को और बिहार को बढ़ावे को लेकर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। लेकिन जो एक अहम बात और भी है, इसके साथ आपको समझना पड़ेगा कि दिल्ली की सरकार के दो अहम पहिए हैं सीटों को लेकर के या उनके मैंडेट को लेकर के। वो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे नीतीश कुमार। तो चंद्रबाबू नायडू को चुनाव तभी लंबे समय तक होना नहीं है, बिहार में होने जा रहा है। इसीलिए हमने ये बात आपको बताने का प्रयास किया है। इसीलिए बात मजे की है कि बिहार का चुनाव परिणाम वो दिल्ली तक जाएगा और दिल्ली तक इसका प्रभाव पड़ने वाला है। खुद स्वयं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां नीतीश के पीछे नहीं रहना चाहती है, इसीलिए अपने 2 सिपा सलार, 2 डिप्टी सीएम, उसने 2 जातीय नेताओं को वहां बैठा दिया है, जो बहुत मुखर हुआ करते थे। आप अगर चौधरी जो उनको मुख्यमंत्री, आप उनके बयान देखे तो नीतीश कुमार के बारे में सुशील मोदी के बाद सबसे ज्यादा, सुशील मोदी जब तक थे तब तक वो बैलेंस बिठा के चलते थे, लेकिन उसके बाद ये दोनों नेता बहुत मुखर रहे और खुलकर नीतीश का विरोध करते रहे। बल्कि चौधरी ने तो यहां तक कहा कि ये पगड़ी तब उतरेगी जब नीतीश कुमार को सत्ता से उतार देंगे। तो सत्ता के लिए गठबंधन और सत्ता के लिए समझौते ये तब तक होते हैं जब तक सत्ता होती है। फिर पुनः सत्ता का जुगाड़ क्या होगा और सत्ता के लिए कैसे लड़ेंगे, ये देखने लायक होगा और ये बहुत मजेदार होगा। मैं आप सबको पुनः एक बार अनुरोध करना चाहूंगा कि यूनाइटेड भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनाइटेड भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। हम आपको देश के सभी करंट मुद्दों पर उसकी समीक्षा, उसकी खबर, उसकी बारीकियों के साथ अपनी टीम के साथ लगातार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत।